जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन से हम लोग 35 डे चैलेंज की शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबों को कल के सेशन में बताया था कि हम लोग लगातार 35 दिन तक 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो बिल्कुल आज से हम लोग 35 डे चैलेंज को स्टार्ट करेंगे और मेरे मित्र इसकी जो वीडियो है वो आपको पर डे इसी टाइम में मिल जाया करेगी। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस सेशन का जो भी क्वेश्चन होगा उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र क्वेश्चन पे जाने से पहले आप सबों को एक छोटा सा सूचना देना चाहूंगा कि अभी हमारे सभी बैचेज पे जो कि आपका एलपीएन टेक्नीशियन साइंस और बेसिक साइंस एंड ईडी का रिकॉर्डेड कॉम्बो बैच है, साथ ही साथ आरआरबी 2024 लाइव साइंस फाउंडेशन बैच और साथ ही एनसीईआरटी 6 से लेकर के 10 तक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है, इस पे सर 3 दिन के लिए ऑफर चल रहा है। ये 3 दिन कौन सा है? तो 18, 19 और 20 मई। तो इस 3 दिन में आप ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। ध्यान में रखिएगा कि ये जो आप प्राइस देख रहे हैं ये प्राइस आपको कब देखने को मिलेगा? तो आज 12 बजे रात से ये ऑफर आपका स्टार्ट हो जाएगा और ये आपका कल पूरा दिन रहेगा। उसके बाद 19 तारीख को पूरा दिन और 20 तारीख को 12 बजे रात में सर ये ऑफर आपका एंड हो जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि साइंस को एक बार बेहतर तरीके से पढ़ना चाहिए और एएलपी वाले वैसे सभी छात्र जिनका अभी तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो मेरे मित्र आप सभी इस एएलपीएन टेक्नीशियन रिकॉर्डेड बैच में जरूर जुड़े। और ध्यान में रखिएगा इसमें आपको कंप्लीट लेक्चर मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से साइंस का आप एक बेस्ट रिवीजन मार सकते हैं इस कोर्स के सहारे। और आरआरबी 2024 लाइव साइंस फाउंडेशन बैच जो है, अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 में हैं, साथ ही साथ एनटीपीसी ग्रुप डी इन सभी की परीक्षा देना चाह रहे हैं, तो मेरे मित्र ये बैच आपके लिए पूरी तरीके से परफेक्ट रहेगा। इसमें A to Z फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जो भी लेक्चर हैं वो आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे और साथ ही ये जो क्लासेस है पर डे आपको मंडे टू फ्राइडे लाइव में मिलेगी। ध्यान में रखेंगे ये जो आपका एनसीईआरटी 6 से लेकर के 10 तक की साइंस फाउंडेशन बैच है, ये भी आपका एक तरह से फाउंडेशन ही है और ये वैसे छात्रों के लिए है जो बीपीएससी टीआरई को ट्राई कर रहे हैं या फिर बिहार एग्जाम को खास करके देख रहे हैं। तो मेरे मित्र अगर आप एनसीईआरटी को एक बार बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इसमें मैंने फुल टू एनसीईआरटी पढ़ाया है 6 से लेकर के 10 तक के जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के पोर्शन है, तो उसमें भी आप इनरोल हो सकते हैं मात्र सर 349 में। और ये प्राइस जो ऑफर प्राइस है ये आपको 18, 19 और 20 मई के 12 बजे रात तक देखने को मिल जाएगी। किसी भी तरह के जानकारी के लिए या क्वेरी के लिए मेरे मित्र आप दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष पर प्रकाश केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का काल्पनिक प्रतिबिंब लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है 4.3 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर और तीसरा आपका 9.3 सेंटीमीटर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये तो न्यूमेरिकल सवाल है और इसको सॉल्व करना होगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको लाइट से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिले, चाहे वो आपका रिफ्लेक्शन से संबंधित हो या फिर रिफ्रैक्शन से संबंधित हो, तो एक चीज को हमेशा ध्यान में रखना होगा और वो क्या है सर? चिन्ह परिपाटी यानी कि साइन कन्वेंशन। अगर चिन्ह परिपाटी आप सही से नहीं लगा पा रहे हैं तो मेरे मित्र क्वेश्चन आपका 100% गलत हो जाएगा, और लगा पा रहे हैं तो कोई मतलब दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो क्वेश्चन को गलत कर पाए। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष पर मेरे मित्र किसकी चर्चा की जा रही है? सर जी उत्तल लेंस की चर्चा की जा रही है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा कोई उत्तल लेंस है और ये इसका क्या है? ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक केंद्र है। कहा जा रहा है कि प्रकाश केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का काल्पनिक प्रतिबिंब लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ध्यान दीजिएगा कि उत्तल लेंस में जो है वो वस्तु कहां पे रखा हुआ है? तो प्रकाशिक केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, और जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भी काल्पनिक है। और वो काल्पनिक अगर प्रतिबिंब बनेगा तो आप कहेंगे सर इधर वस्तु रखी हुई है उत्तल लेंस में, प्रतिबिंब उधर ही बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि जो प्रतिबिंब होगा वो हमारा सर इधर ही होगा। कह रहा है कि लेंस का फोकस दूरी निम्नलिखित में से कौन सा होगा? मेरे मित्र उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो आप क्या कहते हो कि गुरुजी इस साइड होगा। तो ये फोकस दूरी आपको निकालना है कि ये कितनी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो वस्तु दूरी है वो कितनी है? तो सर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो आपका प्रतिबिंब दूरी है वो कितनी है? वो सर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
ध्यान दीजिएगा 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये जो आपका प्रतिबिंब है, थोड़ा सा डायग्राम हमारा गलत हो जाएगा मेरे मित्र, ध्यान देंगे कि आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रकाश केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का काल्पनिक प्रतिबिंब लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनती है। तो ये अगर हमारा प्रकाशिक केंद्र है और इसको हम वस्तु मान ले, तो ये यहां तक की दूरी हमारा क्या होगा, आप कहेंगे 15 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब सर इधर ही बन रहा है काल्पनिक, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो वस्तु के बाद होगा। क्यों? क्योंकि सर इसकी दूरी जो है वो दर्शाया हुआ है कितना, 25 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है कि 15 सेंटीमीटर से आगे ही हमारा प्रतिबिंब होगा। अब आपको कहा जा रहा है कि फोकस दूरी क्या होगी। क्या कहोगे कि गुरुजी बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। आप सभी क्या कहेंगे कि लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान देना कि यहां पे जो आपका वस्तु दूरी है वो कितना होगा। आप कहेंगे सर सभी दूरी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाएगी और प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होगा। तो यहां पे जो वस्तु दूरी होगा वो क्या होगा, -15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दूरी जो है वो क्या होगा, आप कहेंगे सर -25 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगा दीजिए। चला क्या है कि सर 1/f इक्वल टू 1/v, तो 1/v सर 1/-25, ये माइनस और ये हो जाएगा 1/-15। क्या कहिएगा कि गुरुजी ये 1/-25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/15 हो जाएगा। अच्छा 25 और 15 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो 25 और 5 तिया 15 हो जाएगा। आप कहेंगे फिर से सर 5 तिया 15 75 हो जाएगा। तो मेरे भाई ये आपका हो गया 75। ध्यान दीजिएगा कि 25 तिया 75 माइनस 3 और 15 5 75 क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1 5 5। ध्यान देंगे 1/f इक्वल टू प्लस और माइनस क्या होगा, आप कहेंगे सर माइनस हो जाएगा तो ये 2/75 हो जाएगा। मेरे मित्र आप क्या कहिएगा कि गुरुजी ये 2f इक्वल टू 75 हो जाएगी और f इक्वल टू हम लोग 75/2 कहेंगे और ये 37.5। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये 37.5 तो हमारे किसी ऑप्शन में है ही नहीं। लेकिन मेरे मित्र आपके ऑप्शन में एक ऑप्शन तो ये है, इनमें से कोई नहीं। तो आप बता दो कि सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि सर फोकस दूरी जो है लेंस की वो 37.5 सेंटीमीटर आ रही है और ये ऑप्शन में नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि इनमें से कोई नहीं होगा। आप कहेंगे गुरुजी समझ लिए हैं इसको। अगला सवाल देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह गिरेगी, वैसी ही बनी रहेगी, उठेगी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे गुरुजी ये कैसा सवाल है? मेरे मित्र बहुत ही सटीक सा सवाल है और ध्यान में रखिएगा, अगर डेंसिटी का कंसेप्ट आपको मालूम है तो कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हो एक बेहतर प्रश्न आपके सामने है। कैसे सॉल्व होगा? आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कहा जा रहा है कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, चला एक मिट्टी के तेल का बर्तन बना लेते हैं। सपोज कर लो कि ये आपका कोई बर्तन है और इसमें क्या रखा हुआ है सर, इसमें किरासन तेल रखा हुआ है। कोई दिक्कत चला इसमें? मान लेते हैं कि इसमें क्या रखा हुआ है, मिट्टी का तेल, बोले तो किरासन तेल। क्या रखा हुआ है? किरासन तेल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जा रहा है। ये क्या है हमारा सर? बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ का टुकड़ा। अब ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी। बर्फ जब पिघल जाएगा तो मिट्टी का जो तेल का सतह है वो क्या होगा। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इतना तो हम सबों को मालूम है कि जो डेंसिटी होता है यानी कि घनत्व होता है वो मास बटा वॉल्यूम होता है और इस रिलेशन से हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी जो घनत्व है वो क्या होगा, आयतन के व्युत्क्रमानुपाती। बोले तो आयतन घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा और आयतन अगर बढ़ेगा तो आप कहेंगे सर घनत्व हमारा घट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आप सबों को मालूम है कि ये जो किरासन तेल है इसका घनत्व कितना होता है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी किरासन तेल का घनत्व 0.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है और ये जो बर्फ का घनत्व है, इस बर्फ का घनत्व कितना होता है, तो आप कहेंगे 0.91 ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। मेरे मित्र क्या देख रहे हो आप सभी देख रहे हो कि सर जो बर्फ का घनत्व है वो किरासन तेल के घनत्व से ज्यादा है। और आप सबों को मालूम है कि अगर किसी भी वस्तु का घनत्व ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, आप कहेंगे सर डूब जाएगा। तो बर्फ का टुकड़ा इसमें क्या होगा, आप कहिएगा डूब जाएगा। अब जब ये डूबेगा और पिघलेगा तो सर ये बर्फ किसमें परिवर्तित होगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी बर्फ जो है वो पिघलने के बाद पानी में परिवर्तित होगा। और मेरे मित्र जो पानी का घनत्व है उसको आप सभी कितना मानते हो, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी पानी का घनत्व हम लोग 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मानते हैं। कितना मानते हैं, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मानते हैं। और इसी को अगर हम लोग केजी मीटर क्यूब में कहते हैं तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सर किरासन तेल, बर्फ का टुकड़ा और पानी, इन सभी में सबसे ज्यादा घनत्व किसकी है, आप कहिएगा सर पानी की है। क्या देख रहे हो कि गुरुजी अगर घनत्व बढ़ेगा तो आयतन घटेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब बर्फ पिघल रहा है तो उसका जो आयतन होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे सर आयतन तो घटेगा। क्यों, क्योंकि ये पानी बन रहा है तो इसका घनत्व जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और मेरे मित्र अगर डेंसिटी इंक्रीज होगी तो आप कहेंगे सर किरासन तेल का लेयर ऊपर जाएगा। मतलब जाहिर सी बात है कि सर जैसे वो ऊपर जाएगा तो किरासन तेल जो है वो गिरना स्टार्ट कर देगा। तो बहुत ही सरल सा सवाल था कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है और बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह, आप कहेंगे सर बर्फ पिघलेगा तो पानी बनेगा और पानी का घनत्व जो है वो सभी से ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर घनत्व बढ़ रहा है तो आयतन कम होगा। जैसे ही आयतन कम होगा तो सर लेयर ऊपर की तरफ जाएगा और हम लोग क्या कहेंगे कि सर किरासन तेल जो है वो गिरना शुरू कर देगा। इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि सही कथन को पहचानिए। ठीक से पहचानिएगा चिल्ला सी। क्या कहा जा रहा है कि स्थैतिक घर्षण संपर्क के क्षेत्र पर निर्भर करता है। दूसरा है कि गतिक घर्षण संपर्क के क्षेत्र पर निर्भर करता है। तीसरा है कि स्थैतिक घर्षण गुणांक तलों के संपर्क पर निर्भर नहीं करता है। और फिर चौथा है कि गतिक घर्षण गुणांक स्थैतिक घर्षण गुणांक से कम होता है। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आपसे सवाल करा जा रहा है कि सही कथन इसमें कौन सा है। आप जरा सा भी सोच सकते हैं क्या इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर हम घर्षण की बात करें, फ्रिक्शन की बात करें, तो हम सबों को मालूम है कि घर्षण वैसा बल है जो किसी भी वस्तु के गति का क्या करती है, आप सभी कहेंगे गुरुजी विरोध करती है। क्या करती है? विरोध करती है। और मेरे मित्र अगर हम घर्षण को सीधे सीधे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि सर मान लो कि ये अगर हमारा कोई सरफेस है, मान लो कि ये अगर हमारा कोई टेबल है, ठीक है, एक मिनट, मान लो कि ये हमारा कोई एक टेबल है, ठीक है, और इस टेबल पे कोई वस्तु रखी हुई है, यहां पे कोई वस्तु रखी हुई है और इसको अगर हम खिसकाना चाहें, इधर से हुक लगा करके चला, अगर इसको कोई खींच रहा है अपनी तरफ तो आप कहेंगे वस्तु की टेंडेंसी उधर होगी, मतलब जिधर से खींचा जाएगा उधर। लेकिन जो आपका ये वस्तु का सतह है और टेबल का सतह है जो आपस में सर क्या हुए हैं, एक दूसरे से संपर्कित है, यहां पे एक बल लगेगा सर इसके गति के विपरीत दिशा में और हम क्या कहेंगे कि सर यही बल जो है वो क्या है, घर्षण बल है। मतलब हम लोग कहते हैं कि वैसा बल जो स्पर्शी गति का विरोध करता है घर्षण बल कहलाता है। और मेरे मित्र ये जो घर्षण है ये किसके वजह से उत्पन्न होता है? सतह के इरेगुलरिटीज, अनियमितता के वजह से उत्पन्न होता है। और हम लोग क्या कहते हैं कि घर्षण कभी भी संपर्क क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है। अब ये टेबल का या इस सरफेस का क्षेत्रफल कुछ भी हो जाए उससे घर्षण को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सतह में कितना रफनेस है, रुखरापन कितना है, इससे घर्षण को लेना देना है। तो हम लोग ये कहते ही हैं कि सर फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस ड्यू टू द इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस एंड द फ्रिक्शन नेवर डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस। मतलब कभी भी फ्रिक्शन जो है वो किसी भी सतह के क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करती है। और आप सबों को मालूम है कि ये घर्षण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है आपका स्थैतिक घर्षण जिसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है आपका गतिक घर्षण और तीसरा आपका क्या होता है? तो आप सभी कहते हैं सर तीसरा होता है हमारा लोटनिक घर्षण जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। स्थैतिक घर्षण का मान आप सबों को मालूम है सबसे ज्यादा होता है। इस स्थैतिक घर्षण के केस में वस्तु विराम में रहती है, वस्तु गति नहीं कर सकती है। गतिक घर्षण के केस में आप कहते हैं वस्तु चल रही होती है और लोटनिक घर्षण में वस्तु सर रोल करते हुए जाती है।
अब आप आइए क्वेश्चन पे, कह रहा है कि स्थैतिक घर्षण संपर्क के क्षेत्र पर निर्भर करता है। बिल्कुल ही गलत बात है। स्थैतिक हो, गतिक हो, लोटनिक हो, कोई भी संपर्क क्षेत्र पर डिपेंड नहीं करेगा। गति घर्षण संपर्क के क्षेत्र पर निर्भर करता है? नहीं। अब यहां पे कहा जा रहा है कि स्थैतिक घर्षण गुणांक तलों के संपर्क पर निर्भर नहीं करता है। तो मेरे मित्र, स्थैतिक घर्षण गुणांक हो या फिर हम गतिक घर्षण गुणांक की बात करें, अगर हम लोग बात करेंगे तो वो तलों के संपर्क जो आपका क्षेत्र है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? अब आप कहेंगे सर ये स्थैतिक घर्षण गुणांक या गतिक घर्षण गुणांक क्या है? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरे मित्र, हम सभी क्या कहते हैं कि जो घर्षण बल होता है, जो घर्षण बल होता है वो किसके समानुपाती होता है? अभिलंब बल के समानुपाती होता है। घर्षण बल किसके समानुपाती होता है? अभिलंब बल के समानुपाती होता है। आप कहेंगे गुरुजी ये कौन सा नया चिड़िया है? ध्यान दीजिएगा कि ये वस्तु का सरफेस यहां पे और इसका सरफेस यहां पे। मेरे मित्र, आप सभी को मालूम है कि अगर ये वस्तु इस पे रखी हुई है तो इसका भार बल नीचे की तरफ कार्य कर रहा होगा, भार बल नीचे की तरफ, जबकि सर एक बल टेबल के सतह के द्वारा ऊपर की ओर लगाया जा रहा होगा और इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं सर? नॉर्मल यानी कि अभिलंब बल कहते हैं। तो मेरे मित्र, जो अभिलंब बल मैंने लिखा है तो हमारा गति घर्षण हो या स्थैतिक घर्षण हो, यह अभिलंब बल के समानुपाती होती है। मतलब सर इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा सर? एक कांस्टेंट या कोफिशिएंट देखने को मिलेगा और वही हमारा क्या होता है सर? घर्षण गुणांक होता है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप सभी ये ध्यान में रखेंगे, अगर हम स्थैतिक घर्षण गुणांक की बात करेंगे, किसकी? स्थैतिक घर्षण गुणांक की, तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर इसके लिए जो हमारा फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा वो म्यू एस होगा। और अगर हम गति घर्षण गुणांक की बात करेंगे तो उसके लिए फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमारा क्या होगा? आप कहेंगे म्यू के होगा। तो कहा जा रहा है कि स्थैतिक घर्षण गुणांक तलों के संपर्क पर निर्भर नहीं करता है। तो मेरे मित्र, चूंकि आपका कोई भी घर्षण गुणांक हो वो तलों के संपर्क पर निर्भर नहीं करता है, तो यह बात तो बिल्कुल ही सही है। तलों के संपर्क पर यह निर्भर नहीं करेगा। आपको सही कथन नहीं पहचानना है। जबकि यहां पे कहा जा रहा था कि संपर्क के क्षेत्र पर निर्भर करता है और फिर यहां पे भी कहा जा रहा था कि संपर्क के क्षेत्र पर निर्भर करता है। तो क्षेत्र पे नहीं, क्षेत्र की जो प्रकृति होती है उस पर डिपेंड करता है। और यहां पे कहा जा रहा है कि स्थैतिक घर्षण गुणांक तलों के संपर्क पर निर्भर नहीं करता है। तो जाहिर सी बात है कि ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ही सही है। और फिर चौथा कहा जा रहा है कि गति घर्षण गुणांक स्थैतिक घर्षण गुणांक से कम होता है। यह बात गलत है। क्यों? क्योंकि स्थैतिक घर्षण गुणांक हमेशा क्या होगा सर? गति घर्षण गुणांक से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि स्थैतिक घर्षण का मान क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। तो आपको सही कथन पहचानना था। और तीसरा ऑप्शन आपका क्या है? आप कहेंगे सर सही ऑप्शन है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मेरे मित्र, आपके एग्जाम में इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं। तो एक एक टॉपिक का जो डेप्थ नॉलेज है वो होना बहुत ही जरूरी है। जब तक नहीं होगा क्वेश्चन आपको फंसाते रहेगा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि एक बड़े हॉल की दीवारों से ध्वनि के बार बार परावर्तन को क्या कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की अनुभूति होती है। मेरे मित्र, आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जैसे ही ये बार बार परावर्तन की बात की गई तो हम सबों को मालूम है कि ध्वनि के परावर्तन के चलते क्या उत्पन्न होती है? प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? प्रतिध्वनि। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल, आप सभी ने कई बार इसको पढ़ा होगा और आप सबों को ये चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभार सवाल ये भी पूछा जाता है कि जो प्रतिध्वनि है वो निम्नलिखित में से किसके चलते उत्पन्न होती है? तो आप सभी कहेंगे ध्वनि के परावर्तन के चलते उत्पन्न होती है। नाउ द पॉइंट इज दैट सर ये संगीत म्यूजिक क्या है? तो आप सभी कहते हैं कि सर जो म्यूजिक है उसमें तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी होती है और ये आप कह सकते हो कि एक ऐसा स्वर होता है जो कर्ण प्रिय होता है, मतलब कानों को सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन मेरे मित्र, जब हम पिच की बात करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसको हम लोग तारत्व कहते हैं। अब सवाल यह है कि सर ये तारत्व क्या होता है? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर हम लोग ध्वनि तरंग के किसकी बात करेंगे सर? गुण की बात करेंगे तो आपको 3 गुण मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है सर ध्वनि की तीव्रता। पहला क्या होता है? तीव्रता। दूसरा क्या होता है आपका? तारत्व, जिसको हम लोग पिच के नाम से जानते हैं। तीव्रता, तारत्व, और उसके बाद आपका क्या होता है सर? गुणता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वालिटी। मेरे मित्र, ये जो तीव्रता है ध्वनि का, ये क्या बताता है? तो मेरे मित्र, ये बताता है कि ध्वनि तीव्र है या मंद। मतलब कोई भी ध्वनि कितना आपका
तीव्र है, मतलब बोले तो तीव्र नहीं सर, ध्वनि आपका प्रबल है या मंद है, ध्वनि ध्वनि प्रबल, ध्वनि प्रबल है या मंद है, मतलब ध्वनि की लाउडनेस और फीबलनेस किसके द्वारा बताई जाएगी, आप कहेंगे सर जो ध्वनि की तीव्रता होती है उसके द्वारा बताई जाएगी। अब ये जो तारत्व है, ये जो तारत्व है, जो पिच है, ये क्या है, तो आप सभी ने इस चीज को महसूस किया होगा कि जो फीमेल होते हैं या जो बच्चे होते हैं उसकी आवाज पतला होता है, लेकिन आपकी हमारी आवाज क्या है सर, मोटी है। ये किसके वजह से सर, तारत्व की वजह से। तो सर जो हमें आवाज में भिन्नता दिखाई पड़ती है वो क्या होता है सर, तारत्व कहलाता है। और ये जो तारत्व है ये किस पे डिपेंड करता है, आप सभी याद रखेंगे, तारत्व जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व किस पे निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। आप सभी ये ध्यान में रखिएगा कि जो फीमेल होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाई पिच, और जो मेल होते हैं उसके लिए क्या होता है सर, लो पिच। तो मेरे मित्र ये जो तारत्व है, ये जो तारत्व है ये फ्रीक्वेंसी पर इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है तो आवाज जो है वो क्या होता है सर, पतला, और अगर फ्रीक्वेंसी सर कम रहती है तो आवाज क्या होता है सर, मोटा होता है। ध्यान में रखिएगा कि ध्वनि की तारत्व का तीव्रता से कोई लेना देना नहीं होता है। साथ ही मेरे मित्र गुणता, क्वालिटी की बात करेंगे तो आप सभी ये ध्यान में रखना कि गुणता जो है वो समान तारत्व और समान तीव्रता वाले दो ध्वनि के बीच में अंतर बताता है। जैसे आपके जो भी रिलेटिव होंगे उनके आवाज से आप पहचानते होंगे सबको। अगर कहीं आप सोए हुए भी हैं, अगर कोई रिलेटिव आया, मान लीजिए कि मामा आ गए और उन्होंने कुछ ऐसा आवाज बोला तो आपको नींद में भी पता चल जाता है कि मामा आए हुए हैं। अगर मौसा का आवाज है तो आप कहते हो मौसा आए हुए। तो मेरे मित्र हम सभी सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि समान तीव्रता और तारत्व वाले ध्वनि में अंतर हम लोग किसके सहारे लाते हैं सर, ये गुणता के वजह से लाते हैं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये नोट क्या होता है, तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि दो चीजें आपको मिलेगी, पहला तो नोट और दूसरा आपको टोन मिलेगा। तो आप सभी ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम किसकी बात करेंगे, नोट की बात करेंगे, तो जो नोट है ये सेवरल फ्रीक्वेंसीज वाले आवाज होते हैं, यानी कि बहुत सारे आवृत्ति का जो आवाज होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, नोट। और अगर हम टोन की बात करेंगे, अगर हम टोन की बात करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखिएगा, एकल आवृत्ति वाले ध्वनि यानी कि सिंगल फ्रीक्वेंसी वाले ध्वनि को हम लोग क्या कहेंगे, सिंगल फ्रीक्वेंसी वाले ध्वनि को हम लोग टोन कहेंगे। और नोट की बात की जाएगी तो इसमें सेवरल फ्रीक्वेंसी होगा, यानी कि बहुत सारे आवृत्ति वाले ध्वनि को हम लोग क्या कहेंगे सर, नोट कहेंगे। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं निम्न में से कौन है, लसिका कोशिकाएं, क्षार रंगों से रंगी कोशिकाएं, लाल कोशिकाएं, श्वेत कोशिकाएं। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी कई बार हम लोगों ने पढ़ा है कि जो श्वेत कोशिका होती है वो सभी रक्त कणिका में क्या होती है, बड़ी होती है। अच्छा, यहां पे कणिका की बात की जा रही है तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि चला जब हम तरल उत्तक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तरल उत्तक की, तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि यह तरल उत्तक सिर्फ और सिर्फ तरल उत्तक नहीं होता है, बीच में एक शब्द और आता है, तरल संयोजी उत्तक आता है। और मेरे मित्र रक्त एवं लसिका, रक्त एवं लसिका दोनों मिलकर के क्या करता है, हमारे बॉडी में रक्त और लसिका दोनों मिलकर के हमारे बॉडी में क्या करता है सर, तरल संयोजी उत्तक को बनाता है, तरल संयोजी उत्तक को बनाता है। अब ये जो रक्त है चला, इसके दो पार्ट होते हैं, कौन कौन सा, तो एक होता है सर लिक्विड वाला पोर्शन, और दूसरा क्या होता है आपका, तो सर दूसरा होता है आपका सॉलिड वाला पोर्शन। और ध्यान दीजिएगा कि रक्त का जो लिक्विड पार्ट होता है इसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। और जो सॉलिड पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड कर्पसेल्स, बोले तो रुधिर कणिका बोलते हैं। और इसके अंतर्गत कौन आ जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और सर प्लेटेलेट्स आ जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटेलेट्स आ जाता है। तो ये चीजें आप सभी ध्यान में रखिएगा। और डब्ल्यूबीसी का साइज क्या होता है, आरबीसी और प्लेटलेट से बड़ा होता है। अब एक सवाल आप सबों से मैं पूछना चाहूंगा, अगर आपसे यह सवाल कर लिया जाए इसी क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस में केंद्रक नहीं पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा। मेरे मित्र कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि इन चारों में से किस में सर केंद्रक नहीं पाई जाती है। अच्छा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी लसिका कोशिका के बारे में नहीं बताए, तो मेरे मित्र जो लसिका होती है वो क्या होता है,
एक प्रकार का वर्णहीन द्रव होता है, यानी कि इसका कोई स्पेशल आप कह सकते हो कलर नहीं होता है। और ये क्या करता है, तो आप सभी याद रखेंगे, ये आपके शरीर में जो सर मतलब अनवांटेड मटेरियल होते हैं, या आप एक तरह से कह सकते हो कि जो अपशिष्ट मटेरियल होते हैं जो आपके बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं सर, उस तरह के पदार्थ को नष्ट करते हैं, या फिर आप कह सकते हो हानिकारक जीवाणु को नष्ट करते हैं। तो लसिका क्या करता है, बेसिकली सर आपके शरीर में पाए जाने वाले जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उसको खत्म करने का कार्य करता है। अगला सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि कोई प्रकाश किरण वायु में रखे कांच के प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अनअपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है, पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, ना तो एक, ना ही दो, केवल दो, एक और दो दोनों। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये सवाल तो पल्ले ही नहीं पड़ा। बिल्कुल पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा कि हम यहां पे एक प्रिज्म बनाते हैं। चला, यहां पे एक प्रिज्म बनाते हैं और ये हमारा क्या है, आप कहेंगे सर आपतित किरण होगी, और ये हमारा आप कहेंगे अपवर्तित किरण, और ये हमारा निर्गत किरण। बस ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो अच्छा, प्रिज्म थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, कोई बात नहीं है, हम इसको सीधा कर देते हैं। अब ठीक है, अब देखो ध्यान से कि ये हमारा आप कहेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, ध्यान देंगे यहां पे ये ऐसे जाएगा और फिर ये ऐसे आएगा। ये हमारा क्या होगा, याद रखिएगा, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और ये वाली जो किरण है ये क्या कहलाएगा हमारा, निर्गत किरण। क्या कहलाएगा, निर्गत किरण। मेरे मित्र आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई प्रकाश किरण वायु में रखे कांच के प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है। तो लीजिए A, B और C, ये AB और AC क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है। तो चला ये आपतित किरण यहां से इस पे गया और ये जैसे ही वायु से सर इस कांच में घुसा तो आप कहेंगे सर ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया, तो जाहिर सी बात है कि ये अभिलंब की तरफ झुकेगी। मेरे मित्र यहां पे अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लें और यहां पे भी एक अभिलंब ड्रॉ कर लें तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो हमारा अभिलंब है, ये जो हमारा अभिलंब है और जो आपतित किरण है, इसके बीच का कोण क्या होगा, आप कहेंगे आपतन कोण होगा। और ये जो हमारा अपवर्तित किरण है, ये वाली जो अपवर्तित किरण है और जो अभिलंब है, इसके बीच का कोण क्या होगा, आप कहेंगे सर अपवर्तन कोण होगा। अब ध्यान से समझिएगा यहां पे कि अब यहां पे एक बार अपवर्तन हुआ, अब फिर जैसे ही ये बाहर निकला तो सर ये क्या हुआ, सर सघन से विरल माध्यम में आया। तो सघन से विरल माध्यम में जैसे ही जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि सर जो प्रकाश की किरणें हैं वो अभिलंब से दूर भागेगी। तो मेरे मित्र आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कांच के प्रिज्म में अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अनअपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है। पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है। मेरे मित्र आप सभी क्या देख रहे हो कि सर जैसे ही ये किरण यहां पे जा रही है, ये किरण यहां पे जा रही है तो ये वायु से कांच में जा रही है, वायु से कांच में जा रही है, तो विरल से सघन माध्यम में जा रही है। तो विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो सर अभिलंब की ओर झुकेगी। तो आप क्या कहेंगे कि जाहिर सी बात है कि जो हमारा आपतन कोण होगा और जो अपवर्तन कोण होगा, क्या देख रहे हो, आप कहेंगे सर अपवर्तन कोण कम है, किससे, आपतन कोण से। अब मेरे मित्र जैसे ही ये इससे बाहर निकलेगी, जैसे ये इससे बाहर निकलेगी तो इस सतह के लिए ये किरण आपतित किरण का काम करेगी, चूंकि ये है तो निर्गत किरण। लेकिन जैसे ही ये बाहर निकलेगी तो सर सघन से वायु में आएगी, आप कहेंगे सर अभिलंब से दूर भागेगी। तो आप कहेंगे सर इस स्थिति में जो हमारा निर्गत कोण बनेगा वो क्या होगा, आप कहेंगे सर आपतन कोण से ज्यादा होगा। तो जो सवाल करा जा रहा है कि पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम है, यह बात बिल्कुल ही सही है कि पृष्ठ AB पर जो अपवर्तन कोण होगा वो आपतन कोण से कम होगा। क्यों? क्योंकि सर वायु जो है, सॉरी प्रकाश की किरण जो है वो वायु से सघन माध्यम में इंटर करेगी, तो जाहिर सी बात है अभिलंब की ओर झुकेगी, तो जो हमारा अपवर्तन कोण बनेगा उसका मान कम जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। जबकि पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होगा, आप कहेंगे सर गलत है। तो आप क्या कहिएगा कि सर
सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि केवल पहला स्टेटमेंट ही हमारा सही है। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि दो थर्मामीटर जिनमें एक सेल्सियस और दूसरा फ़ारेनहाइट में है, किसी वस्तु के तापमान के लिए प्रयुक्त होता है यदि रीडिंग डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो। ध्यान में रखिएगा कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का ऐसा कनेक्शन है कि सर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट -40 डिग्री पर बराबर भी होता है, और यह भी संभव है कि सर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में कोई एक कम हो और कोई एक ज्यादा हो। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी C/5 = F-32/9 के रेशियो से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा डिग्री सेल्सियस होगा वो डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर भी हो सकता है, साथ ही साथ जो हमारा फ़ारेनहाइट होगा वो फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस से सर ज्यादा भी हो सकता है और फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस से कम भी हो सकता है। जैसे कि मेरे मित्र आप सभी को मालूम है कि अगर हम अपने बॉडी के, जैसे कि अगर हम बराबर की बात करें तो आप कहते हैं सर -40 डिग्री के केस में हमको डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या मिलता है सर, दोनों बराबर वैल्यू दिखाता है। और अगर हम बात करें कि सर जो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस है ये बड़ा छोटा कब होता है, तो इसका बेस्ट उदाहरण आपके बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, आप कहते हैं सर 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में आप कहते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर एक दूसरे से छोटे और एक दूसरे से बड़े हो सकते हैं, इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बातें, अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। अमीटर को समांतर क्रम में और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। अमीटर और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ओम का नियम जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा दिया गया था, और सीधे सीधे ओम का नियम क्या बताता है कि V समानुपाती I होता है। V समानुपाती I होता है, यानी कि जो वोल्टेज है वो सर धारा के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर हम किसी भी सर्किट का वोल्टेज मापेंगे तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, और सर जो अमीटर है जो धारा मापने के लिए यूज करते हैं उसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो देख लीजिए कि अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, यह बात बिल्कुल ही सही है। जबकि कहा जा रहा है कि अमीटर को समांतर क्रम में ना हो ही नहीं सकता है, अमीटर और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में कभी नहीं हो सकता, और उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं का तो बात ही नहीं उठता है। अच्छा, ओम के नियम के लिए आप ध्यान में रखेंगे कि टेम्परेचर, ताप हमारा क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए, क्योंकि जॉर्ज साइमन ओम बाबा बताए थे कि अगर ताप नियत होगा तो किसी परिपथ से प्रवाहित धारा जो है उस परिपथ के वोल्टेज, दोनों सिरों के वोल्टेज की क्या होगी, समानुपाती होगी। यानी कि वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगा, धारा बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि परमाणु संलयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक प्रक्रिया है जिसमें न्यूक्लियस का विभाजन होता है। परमाणु संलयन पूछा जा रहा है तो आप कहिएगा सर संलयन का मतलब तो जुड़ना हुआ, यहाँ पे विभाजन कहा जा रहा है, तो पहली गलत हो गया। चला, अब दूसरा है कि यह पदार्थ की प्लाज्मा नामक अवस्था में होता है, और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, तो आप कहिएगा एगो तो पहले ही सर गलत हो गया। अब दूसर का ये प्लाज्मा वाला बात जो कह दिया गया है, तो क्या प्लाज्मा में परमाणु संलयन की प्रक्रिया होती है? मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी सूरज और तारे में अत्यधिक तापमान के चलते क्या होती है, तो आप कहते हैं प्लाज्मा अवस्था मौजूद होती है, या सूरज और तारा चमकीला दिखाई पड़ता है किसकी वजह से, प्लाज्मा के मौजूद होने की वजह से। और सूरज और तारे में जो ये प्लाज्मा बन रहे होते हैं वो कैसे बनते हैं, तो सर अत्यधिक तापमान की वजह से। मेरे मित्र सूरज में जो टेम्परेचर जनरेट होता है या जो एनर्जी जनरेट होता है वो किस प्रक्रिया के थ्रू, आप कहेंगे सर नाभिकीय संलयन के थ्रू। तो जो सवाल करा जा रहा है कि परमाणु संलयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो आपने एक विचार करा कि नाभिकीय संलयन का मतलब हुआ दो नाभिक का आपस में जुटना, और सर दो नाभिक का आपस में जुटना यह सूरज में होता है, और सूरज में प्लाज्मा की भी मौजूदगी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ही सही है। तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी केवल 2 सही है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है कि दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है। दूसरा आवर्त बोले तो सर सेकेंड पीरियड, आप सबों को मालूम है चला कि आवर्त सारणी की बात करेंगे तो टोटल आवर्त 7, टोटल वर्ग 18। अब
आप सभी को यह भी मालूम है कि किसी भी तत्व के परमाणु में जितनी कक्षा होगी सर वो उतने ही आवर्त में पाया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें चला सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11। तो आप सभी क्या कहते हैं कि सर कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 281 होगा, 281 होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि सोडियम परमाणु में 3 कक्षा है, तो सोडियम तीसरे आवर्त में पाया जाएगा। अब सोडियम जो है वो किस वर्ग में होगा, तो आप कहेंगे सर किसी भी तत्व का जो वर्ग संख्या है वो उसके संयोजकता के द्वारा बताया जाता है, और हम सभी को मालूम है कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। तो हमारा जो सोडियम है ये किस आवर्त में, किस वर्ग में मिलेगा, आप कहेंगे वर्ग 1 में मिलेगा। तो संयोजकता वर्ग को बताता है, जबकि किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित कक्षा की संख्या उसके आवर्त को बताता है। अब आइए ऑप्शन पे, कहा जा रहा है कि दूसरे आवर्त के संबंध में आपको बताना है कि इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इनमें समान संख्या में कोष नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आवर्त की है और बात करा जा रहा है संयोजकता की। आप कहेंगे पहले ही गलत है सर, पहले ही क्या है, गलत है। दूसरा है कि इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन इनमें समान संख्या में कोष होते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी को यह मालूम है और आप सभी ये कहते भी हो कि सर किसी एक आवर्त में जितने भी तत्व होंगे उन सभी में समान संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लेकिन कक्षों की संख्या क्या होगी, समान होगी। पहले आवर्त के तत्व में एक ही कक्षा होगा, दूसरे आवर्त के जितने भी तत्व होंगे उसमें 2 कक्षा, तीसरे आवर्त के जितने भी तत्व होंगे उसमें 3 कक्षा, चौथे आवर्त के जितने भी तत्व होंगे उसमें 4 कक्षा। तो मेरे मित्र जो कहा जा रहा है कि इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन इनमें समान संख्या में कोष होते हैं, ये बात तो सही है, आप कहेंगे बिल्कुल। अब तीसरा ऑप्शन भी देख लीजिए कि इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते और इनमें समान संख्या में कोष भी नहीं होते हैं, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। इनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, इनमें कोषों की संख्या भी समान होती है, यह बात गलत है। तो आप बता दो चला सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल था, लेकिन सर इतने लैंग्वेज दिए हुए हैं कि आपको यह भ्रमित कर सकता है। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि CH3CH2COOH का IUPAC नाम क्या है। बहुत ही सरल सा सवाल है। चला क्या कहोगे कि गुरुजी COOH लगा हुआ है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का क्या है सर, फंक्शनल ग्रुप है। तो जाहिर सी बात है कि ये CH3CH2COOH जो है वो क्या होगा, हमारा प्रोपेनोइक अम्ल होगा। बाकी के मेथनॉल और एथेनॉल तो अल्कोहल ग्रुप के हो जाएंगे। तो सही आंसर क्या होगा, आप सभी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान देंगे कि चूंकि इसमें 3 कार्बन है और जो आपका हाइड्रोजन है वो कितना है, तो आप सभी देख रहे हैं कि सर 3 गो यहां, 2 गो यहां, 3 2 5, 1 6 और 2 गो ऑक्सीजन है। तो ये जो प्रोपेनोइक आपका अम्ल है चिला, इसका फॉर्मूला C3H6O2 के रूप में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो परेशान मत होइएगा। अगर यह सवाल करा जाए कि प्रोपेनोइक अम्ल जो है वो किस ग्रुप से है, तो आप कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से है। अब ध्यान देंगे मेथेनॉल के लिए फॉर्मूला आप सभी याद रखेंगे CH3OH होगा, और एथेनॉल के लिए फॉर्मूला की अगर हम बात करेंगे तो C2H5OH। क्या है सर, ये OH अल्कोहल ग्रुप को बताता है, COOH किसको बताएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को। मैं यहां पे लिखना चाहूंगा इसको क्योंकि बहुत सारे छात्र परेशान हो जाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह, और OH की बात करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि ये अल्कोहल के लिए होगा। अच्छा, ये जो COOH है और OH है ये क्या है, याद रखेंगे इसको हम लोग अभिक्रियाशील समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं चिल्ला, फंक्शनल ग्रुप। और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। क्यों, क्योंकि सर इसी फंक्शनल ग्रुप पे जो कंपाउंड का रासायनिक गुण होता है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है। तो कोई भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसके 2 मेन पार्ट होंगे, एक एल्किल ग्रुप, दूसरा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप पे उस यौगिक का या उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होगा, आप कहेंगे पूरे के पूरे रासायनिक गुण डिपेंड करेंगे। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस समूह की धातु में कार्बन का उपयोग करके अपचयन द्वारा प्राप्त की जाती है। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम बात करेंगे कार्बन का उपयोग करके अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है तो आप सभी को अभिक्रियाशीलता श्रेणी याद रखना होगा। और ध्यान दीजिएगा, आप सबों को मालूम है कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर जो तत्व होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो एक होता है आपका उच्च अभिक्रियाशील तत्व, एक क्या होता है आपका उच्च अभिक्रियाशील तत्व, दूसरा क्या होता है
मध्यम अभिक्रियाशील तत्व, मध्यम अभिक्रियाशील तत्व, मध्यम अभिक्रियाशील तत्व, और तीसरा क्या होता है आप सभी याद रखेंगे, निम्न अभिक्रियाशील तत्व। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखिएगा और आप सबों को मालूम भी होगा कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जो तत्व ऊपर में होता है, टॉप पे होता है सर, उसकी जो अभिक्रियाशीलता होती है वो ज्यादा होती है। जो मध्य में होती है सर, उसकी अभिक्रियाशीलता ऊपर से, ऊपर वाले जो तत्व होते हैं उससे कम होती है, और जो सबसे नीचे होती है सर उसकी अभिक्रियाशीलता नहीं होती है, मतलब वो बहुत ही आप कह सकते हो कम रिएक्टिव होते हैं। और जो तत्व कम रिएक्टिव होगा तो जाहिर सी बात है वो संयुक्त अवस्था में नहीं मिलेगा, वो फ्री स्टेट में भी मिल सकता है। अब ध्यान दीजिएगा कि जो मध्यम अभिक्रियाशील तत्व होते हैं चला, जो मध्यम अभिक्रियाशील तत्व होते हैं, इसके अयस्क से इसको निकालने में, इसके अयस्क से इसको निकालने में किसका उपयोग किया जाता है सर, कार्बन का उपयोग किया जाता है। किस लिए सर, अपचयन के लिए। और आप सभी कहते हैं कि सर जिंक, फेरस, कॉपर जैसे तत्व जो हैं वो क्या है, मध्यम अभिक्रियाशील तत्व कहलाते हैं। तो मेरे मित्र आपका पहला ऑप्शन है कैल्शियम, पीबी और मैग्नीशियम, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा है जिंक, फेरस और कॉपर, मेरे मित्र सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप कहेंगे सर तीसरा काहे नहीं होगा जबकि पीबी दिया हुआ है, पीबी भी तो मध्यम अभिक्रियाशील है, इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस ग्रुप में सोडियम है और सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है। और मेरे मित्र यहाँ पे फेरस, एल्युमिनियम और कॉपर और अर्जेंटेनम, तो उसमें जो आपका सोना है, जो आपका सोना है ये क्या है, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी निम्न अभिक्रियाशील है। तो आप सभी ये याद रखेंगे कि जो मध्यम अभिक्रियाशील तत्व होते हैं उसको उसके अयस्क से निकालने में किसका हम लोग उपयोग करते हैं सर, कार्बन का उपयोग करते हैं, या कार्बन के अपचयन द्वारा इसको हम लोग प्राप्त करते हैं। अगला सवाल देख लीजिएगा, भोजन और अन्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में आसान सहचर कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिकाओं में होता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि पौधे में दो प्रकार के संवहन ऊतक पाए जाते हैं, पौधे में दो प्रकार के संवहन ऊतक पाए जाते हैं, एक होता है आपका जाइलम और दूसरा आपका क्या होता है, फ्लोएम। तो जाइलम में जो आपका परिवहन होता है वो किसका होता है, जल का होता है, एक दिशिक रूप में, क्योंकि पौधा जब भी जल लेगा तो कहां से लेगा सर, जड़ से लेगा। और जो फ्लोएम है इसके द्वारा भोजन का क्या किया जाता है सर, पौधे के प्रत्येक भागों में हस्तांतरण किया जाता है। तो सर जरूरी नहीं है कि पौधे के पत्ती में अगर भोजन बन रहा है तो सिर्फ और सिर्फ पौधे के जड़ को ही जरूरी होगा, पौधे में जो फ्लोएम के द्वारा भोजन का हस्तांतरण होता है वो ऊपर और नीचे यानी कि द्विदिशिक दोनों दिशाओं में होता है। तो आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि भोजन और अन्य पदार्थ, अन्य पदार्थ में हार्मोन आ जाएगा, तो भोजन और अन्य पदार्थ का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में आसान सहचर कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिकाओं में होता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, आप कहेंगे सर हस्तांतरण कहलाती है। विसरण क्या है, तो सर गैसों का उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। और पौधे में जो सर कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ली जाती है वो विसरण प्रक्रिया के थ्रू ही ली जाती है। और पौधे के द्वारा जो ऑक्सीजन आप सबों को प्राप्त होता है विसरण की प्रक्रिया के थ्रू ही प्राप्त होता है। परासरण, जब सर विसरण की प्रक्रिया किसी अर्धपारगम झिल्ली के सहायता से होती है तो उस प्रक्रिया को हम लोग परासरण कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन, पौधे के टेम्परेचर को संतुलित करने के लिए बहुत ही जरूरी है। क्या है, तो आप सभी याद रखेंगे पौधे के द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, ट्रांसपीरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अगला सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 कि पत्थर के कोयले कोक का महत्वपूर्ण उपयोग क्या है, ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में, औद्योगिक बॉयलरों के लिए ईंधन के रूप में, धातुओं के निष्कर्षण में अपचयन अभिकर्मक के रूप में, घरेलू ओवन में ईंधन के रूप में। मेरे मित्र मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि मध्यम अभिक्रियाशील धातु जो होते हैं उसको उसके अयस्क से निकालने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं सर, कार्बन यानी कि कोयला का इस्तेमाल करते हैं। और यहां पे जो कोयला है चिला और उसका प्रोडक्ट जो कोक है वो क्या है, आप कहेंगे सर कार्बन की उपस्थिति वाला ही पदार्थ है। और यहां पे धातुओं के निष्कर्षण में अपचयन अभिकर्मक के रूप में क्या किया जाता है सर, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रख लेना। अगला सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं, अत्यधिक दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर, निम्न दाब पर, उच्च दाब पर। क्या होगा चला इसका आंसर, कहा जा रहा है कि किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं। आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी उबालना बात कर रहे हैं तो हम लोग सीधे सीधे क्वथनांक से इसको जोड़ेंगे, और क्वथनांक जो है वो क्या होती है सर, वायुमंडलीय दाब के समानुपाती होती है। क्वथनांक क्या होता है, आप कहते हैं सर वायुमंडलीय दाब के समानुपाती होती है।
अच्छा चला, क्वथन का प्रोसेस क्या होता है, पानी क्यों बॉयल होता है, क्या आपने कभी सोचा है? आप सभी ये ध्यान में रखना कि पानी बॉयल होता है, इसके पीछे का रीजन ये है कि जब पानी का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो पानी उबलना शुरू कर देता है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्वथनांक वायुमंडलीय दाब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जाहिर सी बात है कि वायुमंडलीय दाब बढ़ेगी तो आप कहेंगे क्वथनांक भी बढ़ जाएगा, और अगर वायुमंडलीय दाब घटेगी तो हम कहेंगे क्वथनांक भी घट जाएगा। बेस्ट उदाहरण, पहाड़ों पे खाना बनाना मुश्किल होता है क्योंकि पहाड़ ऊंचाई पे होगा, और आप कहेंगे कि सर वहां पे पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, घट जाता है। क्यों? क्योंकि सर हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं तो वहां पे जो वायुमंडलीय दाब है वो घट जाता है, और वायुमंडलीय दाब घटने की वजह से क्वथनांक हमारा घट जाता है। अब अगर हम लोग अपने अर्थ पे आते हैं तो पानी का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं अर्थ पे जो हमारा वायुमंडलीय प्रेशर है वो तो सर 1 एटीएम के बराबर होता है। तो मेरा मकसद सिर्फ ये था आपको समझाना कि हमेशा ध्यान में रखिएगा कि बॉइलिंग इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग जो है वो हमेशा किसके समानुपाती होगी, आप सभी याद रखेंगे, वायुमंडलीय दाब के समानुपाती होगी। किसके समानुपाती? वायुमंडलीय दाब के समानुपाती होगी। अब कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं। कमरे का ताप आप कहेगा सर 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, और 23 से 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी को बॉयल होने के लिए क्या चाहिए, आप कहेंगे सर ताप अगर कम है और उस कमरे के ताप पर हम पानी को उबाल रहे हैं तो जो हमारा वायुमंडलीय दाब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि सही आंसर हमारा क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कमरे का ताप 23 से 25 डिग्री सेल्सियस हो और दाब को निम्न कर दिया जाए, बहुत ही लो कर दिया जाए, तो जो पानी होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे सर बॉइल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है कि आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है। आप सभी कहेंगे गुरुजी एड्रेनलिन हार्मोन हमारा क्या होता है सर, उत्सर्जित होता है, जिसको हम लोग लरो या उरो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। कहां से रिलीज होता है, आप सभी कहेंगे सर अधिवृक्क ग्रंथि से रिलीज होता है। अच्छा, नॉर एपिनेफ्रिन, मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो आपका एड्रेनलिन हार्मोन है इसी को हम लोग एड्रेनिन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी हार्मोन को हम लोग एड्रेनिन या एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, एड्रेनिन या एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। और मेरे मित्र ये तो लरो या उरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है, जबकि नॉर एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है जिसको हम लोग नॉर एड्रेनलिन हार्मोन कहते हैं, ये भी आपका अधिवृक्क ग्रंथि से ही निकलता है। और ये क्या करता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो हार्ट है सर उसकी उत्तेजित, उसकी जो संकुचनशीलता यानी कि जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है सर उसमें उत्तेजना लाता है। जो कॉर्टिसोल है, चला जी ध्यान में रखेंगे, ये एक प्रकार का एस्टेरॉइड हार्मोन है। आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एस्टेरॉइड हार्मोन है, आप कहेंगे कॉर्टिसोल। और कॉर्टिकोट्रोपिन तो आप याद रखिएगा कि ये पेप्टाइड हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है, ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 कि एरोसोल एक कोलाइडी तंत्र है। और मेरे मित्र मैंने आपको एरोसोल सोल इसके बारे में कई बार बताया है, और इस क्वेश्चन का आंसर होमवर्क के रूप में आप सबों के लिए छोड़ रहा हूं। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला सवाल देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 कि रूट टिप या सूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है। आप सभी कहेंगे गुरुजी विभोजियोत्तक उत्तक पाया जाता है। क्यों? क्योंकि रूट टिप माने क्या सर, जड़ का शीर्ष भाग, और सूट टिप मतलब सर तना का शीर्ष भाग। तो जड़ का जो शीर्ष भाग होगा और तना का जो शीर्ष भाग होगा, मान लीजिए कि ये हमारा प्लांट है, तो प्लांट का ये वाला स्टेम है, तो सर इसके जो गर्भ की मोटाई होगी वो सर पार्श्वस्थ विभोजियोत्तक उत्तक के चलते क्या होती है, वृद्धि होती है इसमें। साथ ही साथ अगर ये हमारा टहनी है तो इसके इंटरपर्म में हमें क्या मिलेगा, अंतर्वेशी विभोजियोत्तक उत्तक। जबकि मेरे मित्र अगर ये इसका रूट है तो, और ये जो इसका सूट का शीर्ष भाग है, यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, आप सभी याद रखेंगे कि सर यहां पे हमें जो हमारा शीर्ष भाग है इसमें शीर्षस्थ विभोजियोत्तक उत्तक देखने को मिलेगा। तो और जो रूट का भाग है शीर्ष वाला, इसमें भी हमको शीर्षस्थ विभोजियोत्तक उत्तक देखने को मिलता है। तो ये शीर्षस्थ विभोजियोत्तक उत्तक, अंतर्वेशी विभोजियोत्तक उत्तक और पार्श्व विभोजियोत्तक उत्तक, ये तीनों ही विभोजियोत्तक उत्तक के भाग होते हैं या प्रकार होते हैं, और ये पौधे के वृद्धि वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसीलिए मैंने सीधे सीधे आंसर किसको टिक करा, विभोजियोत्तक उत्तक को टिक करा। सर फ्लोएम उत्तक
आप सभी कहेंगे अभी जस्ट आपने बताया है कि जाइलम और फ्लोएम प्लांट में क्या करते हैं, संवहन उत्तक का निर्माण करते हैं। और मेरे मित्र एस्केलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा ये प्लांट के क्या कहलाते हैं, आप सभी कहेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। और एस्केलेनकाइमा, पेरेनकाइमा सिंपल परमानेंट इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन करने की क्षमता क्या होती है सर, खत्म हो जाती है। बाद बाकी मेरे मित्र सीब ट्यूब आप सभी बताइएगा कि ये किस में पाया जाएगा, जाइलम में या फिर फ्लोएम में। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 कि ल्यूडोकर्मा किससे संबंधित रोग है। मेरे मित्र जो सफेद दाग आप अपने आसपास लोगों को देखते होंगे सर, उसी को हम लोग ल्यूकोडर्मा कहते हैं। और आप कहेंगे सर सफेद दाग त्वचा में होता है, तो ये त्वचा से संबंधित रोग है। यकृत से संबंधित रोग की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि पीलिया। आंखों से संबंधित रोग की बात करेंगे, याद रखिएगा अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि ग्लूकोमा किससे संबंधित रोग है, तो आप कहेंगे सर आंखों से संबंधित रोग है। और गला से संबंधित रोग की बात करेंगे तो मेरे मित्र डिप्थीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, गला से संबंधित रोग कहते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 कि संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण आधारित हैं उनके उच्च गलनांक पर, उनके परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर, उनके अंतिम से पहले कोष की अपूर्णता पर और उनके विद्युत रासायनिक व्यवहार पर। आप सभी ध्यान में रखेंगे जो संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं सर, उसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होती है उसकी वजह से सर जो उसका चुंबकीय गुण है वो क्या होता है सर, प्रदर्शित होता है। तो आपके आज के इस सेशन में टोटल 20 क्वेश्चन थे जिसको आपने आसानी से क्लियर कर लिया है। और मेरे ख्याल से ऐसे सवाल अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।